ये कहानी एक सर्जन की है जो मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा करना चाहता है। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, मौत को हराना, और जल्द ही वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। वो एक ऐसा मॉन्स्टर बना देता है जिस पर न गोली का असर होता है न किसी हथियार का। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या बना दिया है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1857। रॉयल डेनिश नेवी का एक शिप आर्कटिक की बर्फ में फंसा हुआ है। जहाज का कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि हमें किसी भी हाल में नॉर्थ पोल तक पहुंचना है। सब लोग मिलकर जहाज को बर्फ से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिप हिलता तक नहीं। देखते ही देखते रात हो जाती है और तभी उन्हें अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। कैप्टन और उसकी टीम वहां पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक डॉग स्लेज, जिंदा कुत्ते और बर्फ पर खून के निशान मिलते हैं। थोड़ी दूरी पर एक जख्मी आदमी पड़ा होता है। उसका नाम है विक्टर फ्रैंकेस्टाइन। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सामने से एक भयानक इंसान जैसा दिखने वाला क्रिएचर आ जाता है जो विक्टर को मारना चाहता था। लेकिन कैप्टन विक्टर को अपने शिप पर ले आता है। क्रिएचर गुस्से में चिल्लाता है, मुझे विक्टर दे दो। जब कैप्टन मना करता है तो वो जहाज पर हमला कर देता है। गोलियां चलती हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन उस समय बर्फ के टूट जाने से वो गलती से ठंडे पानी में गिर जाता है। विक्टर कैप्टन से पूछता है, उसने कितने लोगों को मारा? कैप्टन जवाब देता है, 6। विक्टर धीरे से कहता है, वो दोबारा आएगा जब तक मुझे मार नहीं देता। कैप्टन पूछता है, तुम्हारा आस्क से क्या रिश्ता है? और यहीं से कहानी जाती है फ्लैशबैक में। विक्टर के पिता एक बहुत बड़े सर्जन थे और उन्होंने एक अमीर लड़की से शादी की थी और उसी शादी से विक्टर का जन्म हुआ था। विक्टर के पिता स्वभाव से बहुत सख्त और गुस्सैल थे, इसलिए विक्टर और उसकी मां हमेशा उनसे डरे रहते थे। विक्टर के पिता अक्सर शहर से बाहर रहते, लेकिन जब भी घर आते वो चाहते थे कि विक्टर दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन बने। इसीलिए वो विक्टर को बचपन से ही एनाटॉमी सिखाने लगते हैं। विक्टर उनसे बहुत डरता था, इसलिए जो भी उसके पिता कहते वो बिना सवाल किए मान लेता था। जब भी विक्टर कोई गलती करता, उसके पिता सजा के तौर पर उसके चेहरे पर मारते थे, हाथों पर कभी नहीं, क्योंकि वही हाथ भविष्य में सर्जरी के लिए जरूरी थे। कुछ समय बाद विक्टर की मां दोबारा प्रेग्नेंट होती है, लेकिन दूसरे बच्चे को जन्म देते समय उनकी मौत हो जाती है। ये हादसा विक्टर को पूरी तरह तोड़ देता है, क्योंकि वो अपनी मां से बहुत प्यार करता था। इसके बाद विक्टर के पिता अपने छोटे बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं, लेकिन विक्टर के साथ उनका व्यवहार और भी सख्त हो जाता है। एक दिन विक्टर अपने पिता से पूछता है, आप मां का इलाज कर रहे थे, फिर उनकी मौत कैसे हो गई? उसके पिता जवाब देते हैं, मौत पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, जिसकी मौत लिखी होती है वो होकर ही रहती है। ये सुनकर विक्टर कहता है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन बनूंगा और मौत को भी मात दूंगा। यहीं से विक्टर की जिद शुरू हो जाती है। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, मरे हुए इंसानों को जिंदा करना। वक्त बीतता है, लेकिन विक्टर के परिवार की हालत बिगड़ती जाती है। उनके पास घर के अलावा कुछ भी नहीं बचता। विक्टर पढ़ाई पूरी करना चाहता है, इसलिए वो अपने छोटे भाई को रिश्तेदारों के घर भेज देता है और खुद पढ़ाई के लिए रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग चला जाता है। कॉलेज में एक सेमिनार के दौरान विक्टर अपने प्रोफेसर्स और सीनियर्स को दिखाता है कि कैसे उसने एक मरे हुए इंसान की बॉडी पर दूसरे मरे हुए इंसान का हाथ लगाया है, और जब वो उस हाथ में एक तय मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट देता है तो वो हाथ हिलने लगता है। इतना ही नहीं, वो हाथ बॉल पकड़ता है और विक्टर के कहने पर छोड़ भी देता है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। विक्टर कहता है, जन्म भगवान की मर्जी से होता है, लेकिन मौत पर हम इंसान विजय पा सकते हैं, हम इंसान को अमर बना सकते हैं। लेकिन उसके प्रोफेसर्स इस एक्सपेरिमेंट से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के खिलाफ था, और इसी वजह से विक्टर को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। विक्टर टूट जाता है, क्योंकि उसकी खोज को किसी ने सराहा नहीं था। इसी दौरान एक आदमी उससे मिलने आता है। वो बताता है कि वो एलिजाबेथ का अंकल है। वो कहता है, एलिजाबेथ की शादी 3 दिन बाद विक्टर के छोटे भाई से होने वाली है। इसके बाद विक्टर उनके घर जाता है। एलिजाबेथ के अंकल बताते हैं, मैं पहले आर्मी में सर्जन था, लेकिन अब मैं आर्म्स का बहुत दौड़ा डीलर हूँ। मैंने कॉलेज में तुम्हारा डेमो देखा था, मैं तुमसे बहुत इंप्रेस हूँ। वो विक्टर से कहते हैं, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट अभी शुरुआती स्टेज पर है, तुम कुछ देर के लिए ही किसी बॉडी पार्ट को जिंदा रख पाते हो, तुम्हें और रिसर्च की जरूरत है, और मैं तुम्हारे काम को फंड करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर विक्टर बहुत खुश हो जाता है। यहीं उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से होती है। एलिजाबेथ को कीड़ों और नेचर में गहरी रुचि होती है। वो बहुत इंटेलिजेंट होती है। विक्टर उससे मिलकर बहुत इंप्रेस होता है और धीरे धीरे उसे पसंद करने लगता है। लेकिन एलिजाबेथ विक्टर को पसंद नहीं करती, क्योंकि विक्टर स्वभाव से एरोगेंट होता है। एलिजाबेथ के अंकल ये बात समझ जाते हैं और विक्टर को चेतावनी देते हैं,
तुम्हारे पास 7 दिन हैं। अगर 7 दिन में तुमने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब विक्टर पूरी तरह अपने काम में लग जाता है। एलिजाबेथ कभी कभी उससे मिलने आती है। वो उसे एक तितली दिखाती है और बताती है कि प्रकृति में हर चीज सिमेट्रिकल होती है। यही बात विक्टर के दिमाग में बैठ जाती है। वो मरी हुई बॉडी में सिमेट्रिकल तरीके से पिंस लगाता है और पहली बार उसे सफलता मिलती है। एलिजाबेथ के अंकल उसके लिए कई डेड बॉडीज का इंतजाम करते हैं। विक्टर हर बॉडी से सबसे अच्छा हिस्सा चुनकर एक नई बॉडी बनाता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा बिजली चाहिए होती है। वो बॉडी के अंदर सिल्वर कंडक्टर्स फिट करता है। तूफान की रात, बिजली चमक रही होती है। एलिजाबेथ के अंकल चाहते हैं कि उनका ब्रेन उस बॉडी में डाला जाए, लेकिन विक्टर मना कर देता है। इसी छीना झपटी में एलिजाबेथ के अंकल गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। विक्टर बिना रुके एक्सपेरिमेंट पूरा करता है। पहली बार एक मरी हुई बॉडी जिंदा हो जाती है। वो बहुत कमजोर होती है, धीरे धीरे चलती है और सिर्फ एक ही शब्द बोलती है, विक्टर। समय के साथ उसकी ताकत बढ़ती जाती है। घाव अपने आप भरने लगते हैं, लेकिन उसका दिमाग अब भी बच्चे जैसा होता है। विक्टर उसे बेसमेंट में बंद रखता है, उस पर जुल्म करता है। एलिजाबेथ उसे देखती है और समझ जाती है कि ये क्रीचर दर्द महसूस करता है। वो विक्टर को रोकती है, लेकिन विक्टर नहीं मानता। विक्टर उससे कहता है कि अगर वो विक्टर नाम के अलावा कुछ और कहेगा तो वो उसे जाने देगा, लेकिन वो हर बार सिर्फ विक्टर ही कहता है। इसे देखकर विक्टर उससे नाराज होकर बेसमेंट में आग लगा देता है और उसे वहीं जलने के लिए छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही विक्टर बाहर निकलता है, उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी और जैसे ही विक्टर अंदर जाने की कोशिश करता है, एक बड़ा धमाका होता है और धमाके में विक्टर अपना एक पैर खो देता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां कैप्टन विक्टर के सामने खड़ा होता है। विक्टर अपनी पूरी कहानी सुना चुका होता है और तभी कैबिन के बाहर भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही कैप्टन दरवाजा खोलता है, सामने वही क्रीचर खड़ा होता है जिसे विक्टर ने बनाया था, जो बर्फ में गिरने के बाद भी जिंदा बच गया था। असल में वो कैप्टन के सभी लोगों को हराकर यहां तक पहुंच चुका होता है और बिना कुछ कहे कैप्टन पर हमला कर देता है। गुस्से में कैप्टन चिल्लाता है कि विक्टर ने उसे बताया था कि ये एक मंदबुद्धि शैतान है, और शायद वो सही था। तभी क्रीचर रुकता है और शांत लेकिन भारी आवाज में कहता है कि तुमने सिर्फ विक्टर की कहानी सुनी है, अब मेरी भी कहानी सुनो। इसके बाद कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें वही जला हुआ टावर दिखाया जाता है जहां चारों तरफ आग फैली होती है और नीचे बेसमेंट में क्रीचर जंजीरों से बंधा हुआ होता है। आग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है और अपनी जान बचाने के लिए वो पूरी ताकत लगाकर जंजीर तोड़ देता है। वो पानी वाले रास्ते से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलते ही पानी में डूब जाता है। फिर भी उसकी मौत नहीं होती। अगली सुबह वो खुद को एक घने जंगल में पाता है जहां चारों तरफ इंसानों के कंकाल बिखरे पड़े होते हैं। वहां पड़े कपड़े पहनकर वो अपनी नग्नता छुपाता है और भूख लगने पर जंगल से बेरीज खाता है। कुछ देर बाद उसे एक हिरन मिलता है और वो मासूमियत से उसे खाना खिलाता है, लेकिन तभी कुछ शिकारी वहां पहुंचते हैं। वे हिरन को गोली मार देते हैं और बिना सोचे समझे क्रीचर पर भी गोलियां चला देते हैं। वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है और जान बचाकर भागता हुआ पास ही एक मिल गियर के अंदर छुप जाता है। अगली सुबह उसे पता चलता है कि वही शिकारी परिवार यही रहता है। उसी घर में एक बूढ़ा आदमी होता है जो देख नहीं सकता और वो एक छोटी बच्ची को अक्षर सिखा रहा होता है। क्रीचर छुपकर उनकी बातें सुनता रहता है और धीरे धीरे खुद भी बोलना और समझना सीखने लगता है। समय के साथ उसे ये परिवार अच्छा लगने लगता है और वो रात के अंधेरे में उनकी मदद करने लगता है। कभी लकड़ियां काट कर रख देता है तो कभी जानवरों के लिए बार बना देता है। परिवार को लगता है कि ये सब जंगल की किसी आत्मा का काम है, इसलिए वे हर रात उस आत्मा के लिए कपड़े रख देते हैं जिन्हें क्रीचर पहन लेता है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन जंगल से भेड़िए आ जाते हैं और परिवार अपनी जान बचाने के लिए उन पर गोलियां चलाता है। ये देखकर क्रीचर समझ जाता है कि इस दुनिया का नियम यही है, जिंदा रहने के लिए ताकतवर होना पड़ता है। सर्दियां पास आने लगती हैं और परिवार शिकार के लिए पहाड़ों पर निकल जाता है, बूढ़े आदमी को घर पर अकेला छोड़कर। यही मौका होता है जब क्रीचर पहली बार उसके सामने आता है और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। बूढ़ा आदमी उसे पढ़ना लिखना सिखाता है, रात में उसके सिर पर हाथ फेरता है और पहली बार क्रीचर को अपनापन महसूस होता है। एक दिन बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि वो कौन है और कहां से आया है, लेकिन क्रीचर को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता सिवाय एक नाम के, विक्टर। बूढ़ा आदमी उसे सलाह देता है कि उसे अपने बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद क्रीचर वापस उसी जले हुए टावर में जाता है जहां उसे विक्टर की एक्सपेरिमेंट वाली किताबें मिलती हैं। उन्हें पढ़कर उसे सच्चाई पता चल जाती है कि उसे कई मरी हुई लाशों के हिस्सों से बनाया गया था।
वहीं एक चिट्ठी में उसे विक्टर का पता भी मिल जाता है। जब वो वापस उस घर की ओर लौटता है तो देखता है कि भेड़ियों ने वहां हमला कर दिया है। वो भेड़ियों को मार देता है, लेकिन तब तक बूढ़ा आदमी मर चुका होता है। जैसे ही परिवार लौटता है, उन्हें लगता है कि क्रीचर ही कातिल है और वे उस पर गोलियां चला देते हैं। गुस्से में क्रीचर उनमें से एक को मार देता है और बाकी लोग उसे मारकर चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उसके घाव अपने आप भर जाते हैं और वो फिर से जिंदा हो जाता है। अब उसका एक ही मकसद रह जाता है, विक्टर को ढूंढना। वो उस जगह पहुंचता है जहां विलियम की शादी हो रही होती है और वहां विक्टर मौजूद होता है, अब एक नकली पैर के साथ। एलिजाबेथ विक्टर को थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसने क्रीचर के साथ बहुत गलत किया। उसी रात क्रीचर विक्टर के कमरे में आता है और उससे कहता है कि वो उसके जैसी एक लड़की बना दे ताकि वो अकेला न रहे, लेकिन विक्टर उसे मॉन्स्टर कहकर मना कर देता है। ये सुनकर क्रीचर पूरी तरह टूट जाता है। इसी दौरान गोली चलती है और एलिजाबेथ घायल हो जाती है। वो क्रीचर की बाहों में दम तोड़ देती है और कुछ ही समय बाद विलियम भी मर जाता है। अब दोनों के बीच सिर्फ नफरत बचती है और उनका आखिरी टकराव आर्कटिक में होता है, जहां विक्टर डायनामाइट से क्रीचर को उड़ाने की कोशिश करता है। ब्लास्ट होता है, लेकिन क्रीचर बच जाता है और इसी धमाके की आवाज से कैप्टन विक्टर तक पहुंच पाता है। कहानी फिर प्रेजेंट में लौटती है, जहां विक्टर आखिरकार मान लेता है कि असली गुनहगार वही था। वो क्रीचर से माफी मांगता है और क्रीचर उसे माफ कर देता है। कुछ ही देर बाद विक्टर की मौत हो जाती है और क्रीचर उसे फादर कहकर पुकारता है। कैप्टन अपने लोगों को आदेश देता है कि कोई भी क्रीचर पर हमला नहीं करेगा। क्रीचर शिप को धक्का देता है और शिप आगे बढ़ जाता है। कैप्टन भी अपनी जिद छोड़ देता है। सूरज डूब रहा होता है और उसकी आखिरी रोशनी क्रीचर के चेहरे पर पड़ती है, जिसे वो शांत मन से महसूस करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार विक्टर ने सिखाया था। क्योंकि इस पूरी कहानी में असली मॉन्स्टर कभी क्रीचर नहीं था, असली मॉन्स्टर विक्टर फ्रैंकेस्टाइन था।